किसानों और पिछड़ों में पैदा की गई राजनीतिक चेतना को आप किस तरह मूल्यांकन करेंगे? देखिए, चौई साहब की का एक बहुत बड़ा योगदान रहा। जिस समय वो राजनीतिक क्षेत्र में आए, उस समय ये सोचा नहीं जा सकता था कि गांव के आदमी का भी एक राजनीतिक उसकी पहचान होगी। उन्होंने जो दबा कुचला वर्ग था देश का, उनके उत्थान के लिए निरंतर संघर्ष किया और एक एक रास्ता दिखाया। जो उनकी एक विचारधारा थी, वो एक प्रबल विचारधारा थी। आज जो हम देखते हैं, राजनीति नारों की रह गई है और राजनीतिक गठजोड़ हम सोचते हैं, कास्ट कॉम्बिनेशन के बारे में हम विचार करते हैं, तब टिकटों का फैसला करते हैं। उस समय चौई साहब ने वर्ग की लड़ाई लड़ी और सिर्फ नारेबाजी नहीं, जिन बातों को कहते थे उसके पीछे उनका एक बहुत गहरा अध्ययन था, विचार था और एक ठोस विचारधारा थी। एक विकल्प उन्होंने इस देश के सामने, समाज के सामने तैयार किया कि गांव के आदमी की भागीदारी, गांव के उन लोगों को मुख्य धारा में कैसे हम ला सकते हैं, अर्थव्यवस्था में कैसे उनकी भागीदारी दिला सकते हैं। इन सब पे उनका एक गहरा योगदान रहा। कई उन्होंने कानून ऐसे बनाए जिनका प्रभाव आज भी पड़ता है। जो जमींदारी उन्मूलन करके उन्होंने भूमिहीनों को ज़मीन के पट्टे दिलवाए, समाज में जो उनका एक शोषण होता था, जो उनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर थी, उसके खिलाफ एक बहुत बड़ी शुरुआत उन्होंने करी। साथ ही चाहे प्रदेश में रहे हों, चाहे देश में रहे हों, जो उनकी एक ईमानदारी की छवि है और जो उनकी कार्यशैली थी, लोग आज भी उससे प्रभावित हैं। मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पे वो एक प्रेरणा के स्रोत हैं और मैं मानता हूँ कि आज के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में, सामाजिक परिप्रेक्ष्य में सभी वर्ग के लोग मानते हैं इस बात को कि उनका एक अहम योगदान रहा और हम चाहते हैं कि उनके पथ पर चलकर आगे का रास्ता सुनहरा बनाएं। उत्तर प्रदेश में 2012 में इलेक्शन होने वाला है, तो जैन जी, आप क्या समझते हैं राष्ट्रीय लोकदल की क्या भूमिका रहेगी? देखिए, चुनाव हर 5 साल होता है। 5 साल जो मतदाता है, जो नागरिक है इस देश का, वो इस राजनीतिक व्यवस्था में जुड़ा हुआ है और अपनी समस्याओं के लिए निरंतर संघर्ष करता है। ये उसको मौका मिल रहा है। आज लोगों के बीच में लोग जाएंगे, सरकार के प्रतिनिधि जाएंगे, जो विधायक का चुनाव उम्मीदवार हैं वो जाएंगे, पार्टी के लोग जाएंगे और एक तरह से अब फैसला जनता को लेना है। मुझे उम्मीद है कि जिस तरह की सरकारें उत्तर प्रदेश में बनती रही हैं, शैली में कोई ज़्यादा अंतर नहीं रहा। चाहे इससे पूर्व की सरकार रही हो, चाहे ये सरकार रही हो, जो बड़े मुद्दे हैं उत्तर प्रदेश की विकास के, और ऐसा विकास हो जिसमें सबकी भागीदारी हो पाए। जातिवाद का जो विष आज हमारे प्रदेश में विशेष तौर पे समाज में फैला हुआ है, उस पर अंकुश लग पाए और जन कल्याण की योजनाएं बने जिनका प्रभाव नीचे तक पहुंच पाए। एक स्वच्छ सरकार लोगों को मिले। मुझे उम्मीद है कि इस चुनाव में जनता का फैसला इस पक्ष का होगा और लोकदल की तो एक तरह से पहचान ही रही है। मैं बता रहा था अभी पूर्व में, चौधरी चरण सिंह जी की जो पहचान थी, जब जब वो मुख्यमंत्री रहे, जब जब उनकी कोई भी पद उन्होंने संभाला, उस पद की एक गरिमा थी और उन्होंने परंपराएं छोड़कर एक पहचान बनाकर उस पद को छोड़ा। मैं चाहता हूं, मुझे विश्वास है कि अगर लोगों का समर्थन मिलेगा तो राष्ट्रीय लोकदल की जो सरकार बनेगी उत्तर प्रदेश में, वो भी अपनी पहचान छोड़ के जाएगी। आमतौर पर राष्ट्रीय लोकदल नीतिगत रूप से छोटे प्रदेशों का पक्षधर रहा है जैन जी, तो हरित प्रदेश निर्माण के लिए जो संघर्ष चल रहा है और हाल ही में भाजपा सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के विभाजन का प्रस्ताव, वो आप किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, हरित प्रदेश ही नहीं, अगर आप देखें छोटे राज्यों के का पक्षधर पूरे देश भर में जहां आंदोलन हुए हैं वहां हमारी पार्टी रही है। बहुत समय से चल रहे हैं आंदोलन कई जगह और उनके पीछे तर्क अलग अलग हैं। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, दुनिया में आबादी के हिसाब से 5वां सबसे बड़ा देश बन जाएगा ये। 19 करोड़ की आबादी, जैसे हम बात कर रहे हैं वैसे आबादी बढ़ती जा रही है। तो यही समस्या है कि जो शासक है और जो जनता है उनके बीच में बहुत बड़ा गैप और फासला बनता जा रहा है। इसलिए जब छोटी प्रशासनिक इकाइयाँ बनेंगी तो लोगों तक जो योजनाएं बन रही हैं उनका लाभ सीधा पहुंच पाएगा, एक जवाबदेही बन पाएगी। जब से मायावती आई हैं, और शुरुआत से ही खैर वो छोटे राज्यों के पक्षधर तो नहीं रहीं, क्योंकि जब हमने विधानसभा में प्रस्ताव रखा था पहले, तब वो विरोध में थी।
लेकिन उन्होंने नए नए ज़िले ज़रूर बनाए। उसके पीछे एक तरह से उनकी एक राजनीतिक सोच रही है। अभी हाल में हरित प्रदेश के लिए वो प्रस्ताव लाई हैं। पूरे 5 साल उन्होंने ना तो ढंग से विधानसभा चलाई और ना ही इस मुद्दे पे कोई रुचि दिखाई। सिर्फ मात्र पत्र लिखने से नहीं होता। आप देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री हैं, पूरी पूर्ण बहुमत हासिल कर चुकी हैं। पहले ही अगर प्राथमिकता होती तो पहले ही आप विधानसभा सेशन में अगर प्रस्ताव लाती, उस पर विस्तृत चर्चा कराती, और विस्तृत चर्चा होनी चाहिए क्योंकि लोकतंत्र में सबकी अलग अलग राय हो सकती है, लेकिन विपक्ष को अपनी बात कहने का मौका मिलना चाहिए। लोकदल विपक्ष में एकमात्र ऐसी पार्टी थी जिसने खुल के समर्थन किया। हम चाहते थे जब विधानसभा में प्रस्ताव आता कि उस पर एक विस्तृत चर्चा होती कि आखिर नीति क्या है, ज़िले कौन से होंगे, उसमें जो हमारे संसाधन हैं उनका बंटवारा कैसे किया जाएगा, जो ऋण है उसका बंटवारा प्रदेश में कैसे किया जाएगा, सरकारी कर्मचारी विभागों का बंटवारा कैसे किया जाएगा। एक ठोस चर्चा करके अगर प्रस्ताव भेजा जाता और 2011 में नहीं, अगर ये 2007 में कर दिया जाता काम, तो आज मैं समझता हूँ कि हमारी जो लड़ाई है, मुहिम है, बहुत आगे पहुँच गई होती। जब भी मौका मिलेगा, जो भी मंच मिलेगा, राष्ट्रीय लोकदल इस मुद्दे पर समर्थन करेगा। देश में किसानों की आर्थिक दशा में सुधार के लिए राष्ट्रीय लोकदल की कोई दिशा नीति है, और तकनीकी विकास का भारतीय किसान को क्या लाभ मिला है, इस बारे में आप क्या सोचना चाहेंगे? देखिए, हमारे अर्थव्यवस्था में बहुत परिवर्तन हुआ। सर्विस सेक्टर में प्रगति हुई है, मैन्युफैक्चरिंग में, उत्पादन में अगर आप देखें, औद्योगिक में जो प्रगति होनी चाहिए थी नहीं हो पाई। जो छोटे उद्योग थे समाप्त से होते जा रहे हैं। कृषि का योगदान आर्थिक रूप से लगातार घटता जा रहा है, लेकिन रोज़गार के क्षेत्र में अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में वही एक विकल्प है। किसान परिवार का आदमी, मजदूर परिवार का आदमी और कुछ करना नहीं जानता, उसको हमने उस तरह से शिक्षित नहीं किया, और इसलिए उसके पास यही विकल्प है कि जो उसकी ज़मीन है वो उसे जोतेगा, जो उसकी ज़मीन है उस पर मेहनत करेगा, उस पर अपनी फसल को तैयार करेगा। लेकिन क्या हमने उन उत्पादकों को सम्मान दिलाया है? क्या हमने उनको मुख्य धारा से जोड़ा है? क्या हमने उनको मंडी से और ग्राहक से जिस तरह से जोड़ना चाहिए था जोड़ा है? तकनीकी विकास जरूर हुआ है। हमारे ICAR का एक बड़ा संगठन है, संस्था है, अनुसंधान भी हो रहा है, लेकिन जो भी हम कर रहे हैं बहुत कम है। समुंदर में अगर आप 2 बूंद डालें तो उससे कोई असर प्रभाव नहीं होता। विकसित देशों में भी अनुसंधान पे वहाँ की सरकारें घरेलू उत्पाद का 3-4% खर्च करती हैं। हमारे चीन की तरफ देखें तो वो अनुसंधान में हमसे 10 गुना ज़्यादा खर्च कर रहा है, और अगर हम अनुसंधान नहीं करेंगे तो कम पानी के प्रयोग से और जो हमारी खाद की समस्या उपलब्धि है, उस चुनौती का सामना करने के लिए नए बीज, जो हमारा मौसम परिवर्तित होता जा रहा है, उस चुनौती का सामना करने के लिए अगर हम नई तकनीक खेती के नहीं विकसित करेंगे और किसान तक नहीं पहुंचाएंगे तो फ़ायदा नहीं है। फ्रॉम लैब टू फार्म, ये चुनौती रही है। हमने जो हमारे अनुसंधान के केंद्र बने हैं वो आविष्कार भी कर रहे हैं, उनमें जो PhD हैं, स्कॉलर्स हैं, जो हमारी सरकारी विभाग के लोग हैं, कर्मचारी हैं, उनको नौकरियों में वो तैनात हैं, उनको तनख्वाह भी मिल रही है, लेकिन क्या वो तकनीकें किसान तक पहुंच पा रही हैं? क्या वो जानकारी किसान को है कि कैसे अपने उत्पाद को बढ़ा सके? और उत्पाद किसान तब बढ़ाएगा अगर उसको हम प्रोत्साहन देंगे। वो प्रोत्साहन लाभकारी मूल्य के माध्यम से दिया जा सकता है। अगर किसान वर्ग को लाभकारी मूल्य मिलेगा तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में अपने आप एक आप प्रगति देखेंगे। अपने आप जो मजदूर खेती करते हैं उनके जीवन में एक सुधार होगा। जो व्यापार हैं ग्रामीण क्षेत्र में उनको प्रगति का एक रास्ता मिलेगा। तो ग्रामीण उत्पादन बढ़ाना एक चुनौती है, जिस तरह से हमारी आबादी बढ़ रही है। वहीं उत्पादक को हम कैसे लाभ पहुंचा सकते हैं बढ़ते दामों के इस दौर में, ये एक चुनौती है। उसके लिए लोकदल ये समझता है कि हमें निवेश की आवश्यकता है, सरकारों को निवेश करना पड़ेगा। सरकारें अपनी जिम्मेदारी से अब हट नहीं सकती पीछे, उनको सामना करना पड़ेगा इस चुनौती का। सिंचाई के साधनों को बनाना पड़ेगा, खाद बीज समय पे किसान को मिल सके। बिजली विद्युत की समस्या उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो हज़ारों मेगावाट का शॉर्टफॉल है, और गांव में तो किसान को तो समय पे जिस समय उसे बिजली चाहिए मिलती ही नहीं है। तो इस तरफ सरकारों को ध्यान देना होगा, लेकिन मैं ये भी समझता हूँ कि अब वक्त आ गया कि निजी क्षेत्र में भी हमें
तरीके निकालने पड़ेंगे, रास्ते खोजने पड़ेंगे कि निवेश लोग कर पाएँ। मंडी व्यवस्था हमारी चरमरा चुकी है। जो सरकारी मंडियां हैं वहाँ भी आज भी किसान का शोषण होता है। महंगाई के ज़माने में जहाँ बड़े बड़े शहरों में आलू और प्याज के दाम आसमान छूते हैं, वहीं अगर आप उत्पादक को दो तो उसकी हालत तो ये है कि वो अपनी फसल को चाहता है कि खेत में ही पड़ी रहे, क्योंकि वही खर्चा नहीं निकलेगा उसका ढोने का मंडी तक। तो ये समस्या है। स्टोरेज व्यवस्था नहीं है हमारे देश में। करोड़ों रुपए का हमारा जो अनाज है वो सड़ रहा है, जो सरकारों ने खरीदा। तो व्यापक निवेश की आवश्यकता है। एक ठोस नीति, व्यवहारिक नीति बनानी पड़ेगी, कैसे हम किसान को लाभकारी मूल्य दिला सकें। और नए क्रांतिकारी विचारों की आवश्यकता नहीं, हमारे पास ऑलरेडी विचार हैं। स्वामीनाथन आयोग बना था, उन्होंने अपने विचार रखे थे किस तरह से हम किसान को लाभकारी मूल्य दिला सकते हैं। उन्होंने एक फार्मूला ईजाद किया था, बस उन चीज़ों को लागू करना। और उसके लिए मैं समझता हूँ कि लोकदल जैसी जो पार्टियाँ हैं, जिनका पूरा फोकस है किस तरह इन उत्पादकों को ग्रामीण अर्थव्यवस्था में परिवर्तन करें, उत्पादक को सम्मान दिलाएं, ऐसे राजनीतिक संगठनों को भी जनता को मजबूत करना होगा। जैन जी, भ्रष्टाचार आज एक मुद्दा बना हुआ है। उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार के मुद्दे भर में अब लोग जागरूक हो रहे हैं। अब तक हम समझते थे कि भ्रष्टाचार एक राजनीतिक मुद्दा नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश में विशेष तौर पे जिस तरह से व्यापक रूप से धांधलियाँ हुई हैं, सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग हुआ, मूर्ति निर्माण भी मैं मानता हूँ भ्रष्टाचार है। जो काशीराम आवास योजना, इंदिरा आवास योजना का जिस तरह से संचालन हो रहा है, क्रियान्वयन हो रहा है उत्तर प्रदेश में, गरीबों को आवास देने के लिए आप पैसा ले रहे हो लेकिन दे नहीं रहे, ये भ्रष्टाचार है। दलितों का जो अपमान होता है, जो उनके खिलाफ शोषण होता है, जो उनके साथ अत्याचार होता है, जो उनके साथ अपराध होते हैं महिलाओं के साथ, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। स्वास्थ्य के नाम पे एक योजना चल रही है, केंद्र से करोड़ों रुपए आए, क्या हुआ? लखनऊ में एम्बुलेंस उन्होंने खरीदी, 600 से अधिक एम्बुलेंस एक साल तक लखनऊ में बंद रही, उनको चलाया ही नहीं गया। जिनको ग्रामीण क्षेत्र में चलाने की एक उन्होंने नीति बनाई थी, क्यों नहीं चलाया गया? मंत्रियों का इस्तीफा लिया गया, अब वो मंत्री बागी बन चुके हैं, वो विधायक बागी बन चुके हैं, सीबीआई की जांच चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं दोष जो सूबे के मुख्यमंत्री है उन पे जाता है। जिस तरह से उन्होंने निरंकुश कर दिया भ्रष्टाचारियों को, और सरकारी सेवाओं में जो लोग भ्रष्ट हैं उनको बढ़ावा दिया, और जिस तरह से अपने जन्मदिन पे आपने वसूली करी, जिस तरह से आपने अपनी मूर्तियों की स्थापना अपने रहते इस प्रदेश में करा, जो पैसा विकास के निर्माण कार्यों में लगाया जा सकता था, लाभ जिसका सीधा दलितों को मिल सकता था, उस पैसे का दुरुपयोग किया। ये एक बड़ा भ्रष्टाचार है और मैं समझता हूँ कि इस चुनाव में एक बड़ा मुद्दा होगा। पिछड़ों में अति पिछड़े मुस्लिमों और जाटों के आरक्षण के विषय में राष्ट्रीय लोकदल की क्या दिशा नीति है? देखिए, आरक्षण व्यवस्था एक बहुत ही संवेदनशील विषय है। इस बात को नहीं नकारा जा सकता कि सामाजिक शोषण और कुरीतियाँ हमारे यहाँ आज भी हैं और शोषण होता है। बहुत लोगों ऐसे लोग हैं जिन पे साधन नहीं है, जिनको साधन मिलते नहीं हैं, सरकारी सुविधाएं मिलती नहीं हैं, उपलब्धियां जो हैं वो कागज़ पर रह जाती हैं, उनको हम कैसे जोड़ें? भारतीय संविधान में सरकारों को ये अधिकार दिया गया कि आप सामाजिक रूप से जो पिछड़ापन है उसके लिए विशेष नीतियां बना सकते हैं। मंडल की एक व्यवस्था बनी। मेरे बाबा चौधरी साहब के एक विचार थे कि आरक्षण किसान को मिले, किसान के बेटों को किसी तरह हम सरकारी नौकरियां दें, इस व्यवस्था में जोड़ें, राजनीतिक व्यवस्था में जोड़ें। तो ये चौधरी साहब की सोच थी। मंडल कमीशन की स्थापना उनके वक्त हुई, रिपोर्ट आई, लागू उसको किया गया। अब कई वर्ष हो चुके हैं, अब हमें देखना चाहिए कि आज के परिप्रेक्ष्य में उस आरक्षण नीति का क्या प्रभाव हुआ, और जिस सिद्धांत को लेकर उसको लागू किया गया था, जिस सोच को लेकर उसे लागू किया गया था, कहाँ तक वो कारगर हुई। कई बिरादरियों में आज ये मांग लगातार उठती जा रही है। गुर्जरों ने बड़े आंदोलन किए। कई ऐसी बिरादरियां हैं जो समझती हैं कि हमें एससी में शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि पिछड़े वर्ग में रहते हुए हमें फ़ायदा नहीं मिलता। उसमें आप सैनी, प्रजापति, कुशवाहा, मल्ला, कई ऐसी बिरादरियां हैं। और स्थिति तो ये है कि कई प्रदेशों में उनको एससी में जोड़ा जाता है, कई प्रदेशों में उनको बैकवर्ड में जोड़ा जाता है। मेरे मथुरा कॉन्स्टिट्यूंसी में धनगरों ने एक आंदोलन किया था, वो उनको एससी के सर्टिफिकेट नहीं दिए जाते, जबकि संविधान में उनको
जो संख्या है उसमें आपको सूची है उसमें जोड़ा गया है, 27वें नंबर पे उनका स्थान है एससी की लिस्ट में, लेकिन उनको सर्टिफिकेट नहीं मिलते। तो अपनी अलग अलग विडंबना है। जाट समाज की अगर मैं बात करूं, जिन प्रदेशों में प्रदेश में आप राजधानी में जाएंगे तो आप बैकवर्ड होंगे, लेकिन अगर आप देश की राजधानी में जाएंगे तो आपको वो दर्जा नहीं दिया गया है। तो इन विसंगतियों को दूर करने के लिए व्यापक चर्चा होनी चाहिए। विषय ये कहीं ना कहीं संसद का भी है कि अगर आप एससी में परिवर्तन करना चाहते हैं, कुछ जातियों को जोड़ना चाहते हैं, तो वो संसद करेगा, संसद को अधिकार है। और कॉन्स्टिट्यूशनल जो आप देश का संविधान है उसको भी चेंज करना पड़ेगा। लेकिन प्रदेशों को अधिकार है कि आप जो मंडल आयोग में कम से कम जो लाभ मिल रहा है उसमें वर्गीकरण दिलाकर वर्गों को, उन लोगों को, उन बिरादरियों को जिनको लाभ अभी नहीं मिल रहा, उनके एक अलग वर्ग स्थापित कर उनको आप आरक्षण का लाभ दे सकते हैं। उसमें अति पिछड़े हैं, उसमें अक़लियत के लोग हैं। और आज अगर आप किसी सरकारी दफ्तर में जाके देखेंगे, अगर आप उच्च शिक्षा संस्थानों में जाके देखेंगे, इन लोगों की गिनती कहीं नहीं है। ऐसी व्यवस्था को अब लोग ज़्यादा देर ढूंढेंगे नहीं। इसके खिलाफ लोगों में आक्रोश है। हमारी प्रतिबद्धता है, समर्पण है। 2000 के हमारे मैनिफेस्टो में अक़लियत को बैकवर्ड का में जो सूची में जोड़े जाते हैं उनको लाभ दिलाने का हमने वादा किया था। अति पिछड़ों को हमारा वादा है कि अगर उत्तर प्रदेश में हमें मौका मिलता है तो हम वर्गीकरण दिलाकर लाभ दिलाएंगे, जैसे दूसरे प्रदेशों में किया गया। जैन जी, आप मार्च से इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो कोई खास कारण प्रदेश में राजनीति में जा रहे हैं? देखिए, चौधरी साहब के बारे में कहा जाता था कि बहुत समय उन्होंने प्रदेश में राजनीति करी, वहाँ से शुरुआत करी। और कुछ लोग ये भी मानते हैं कि जब वो केंद्र की राजनीति में आए तो उन्होंने काफ़ी देर कर दी, वरना बहुत पहले वो पूरे देश भर में उनकी पहचान जो थी वो और प्रबल रूप से उनकी दावेदारी हो सकती थी। मेरी इच्छा है, मैंने शुरुआत करी लोकसभा चुनाव से, मैं लड़ा। मथुरा की जनता ने बहुत प्रेम मुझे दिया है, मौका दिया है। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि हमारे संघीय ढांचे में जो अधिकार आज प्रदेश सरकारों के हैं, उसमें आप एमपी के रूप में इतनी आपकी दखल नहीं हो सकती। देश की संसद की अपनी एक गरिमा है और जो मुझे वक्त यहाँ मिला है मैं उसके लिए बहुत आभारी हूँ। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि लखनऊ की तरफ भी ध्यान दूँ। वहाँ हमारी एक पार्टी है, एक पुरानी पहचान है, मैं उसको खड़ा करना चाहता हूँ। जिस तरह चौधरी साहब के समय एक पहचान थी और जातिवाद के राजनीति से अलग हटके एक नया रास्ता खोजना चाहता हूँ। तो अगर विधानसभा चुनाव के माध्यम से मौका मिलता है तो जो भी मौका मिलेगा, मैं अपने ओर से ज़रूर कहूँगा कि मैं जो लोगों की उम्मीदें हैं उन पर खड़े उतरने का प्रयास करूँ। धन्यवाद जैन जी। धन्यवाद।